हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है चैप्टर 3 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। देखिए, हमने पहले पार्ट में देखा था स्थायी बंदोबस्त, महालवारी व्यवस्था और जो है रैयतवारी व्यवस्था के बारे में देखा था। और ये जो है व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा किस प्रकार जो है कृषकों का शोषण किया गया है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। और आज हम देखेंगे नील की खेती। नील की खेती क्यों करवाई गई है ना, फिर नील की खेती बंद क्यों करवाई गई, नील विद्रोह क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बी कंसंट्रेट। और जो है ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। हमें ये भी जानना होगा कि नील विद्रोह हुआ क्यों था, कब हुआ था, कौन कौन लोग शामिल थे, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से हमें देखना है भारतीय नील की मांग क्यों थी, ये हम देखेंगे पहले। तो देखिए, नील का पौधा जो होता था मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। आप सभी को पता है कि हमारा भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाके में है। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो है उष्णकटिबंधीय इलाका क्या होगा, जहाँ पे गर्म कटिबंध होंगे, है ना, यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, इधर भी और इधर भी, ये जो है उष्णकटिबंधीय पोर्शन है ना। तो नील की खेती के लिए जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही जो है ये उगता था। तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो है कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस समय जो है भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी। जाहिर सी बात है, मात्रा जिसकी कम होगी तो उसकी कीमत तो ऊंची रहेगी। और इसीलिए यूरोप जो है कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देखिए, अब ये वोड क्या है। तो वोड जो है पौधा है वो शीतोष्ण है, यानी कि वहाँ ठंडा भी मौसम होता है, शीत और उष्ण मिलके जो है वो शीतोष्ण बना है ना। तो वोड का पौधा जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था और इसलिए जो है यूरोप में आसानी से मिल जाता था। बात करेंगे उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। और नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अब क्या हुआ, देखिए, लेकिन मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे ना। तो नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग जो है वो बेजान और फीका रहता था। तो बेजान और फीका रहेगा तो जाहिर सी बात है इस कपड़े का निर्यात भी कम होगा, है ना, इनको जो है प्रॉफिट भी कम होगा। तो इसलिए ये जो है नील का ही प्रयोग करना चाहते थे। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा जो है उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। करेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। और उत्तरी अमेरिका में भी जो है बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। अब देखिए, बागान की बात हो रही है तो बागान के बारे में भी जान लेते हैं। बागान जो होता है वो एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, जैसे कॉफ़ी हो गया, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। अब देखिए, आई 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के आखिर में जो है भारतीय नील की मांग जो है और बढ़ गई। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग जो है वो शुरू हो गया और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब क्या हुआ, अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी बढ़ने लग गई और नील की मांग भी बढ़ी। इसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। तो 1783 से लेकर 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन जो है वो आधा रह गया। तो जाहिर सी बात है, जब हम 4 कंट्री से आयात कर रहे हैं और 2 कंट्रीज से आयात बंद हो गया हो तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच जो है दुनिया में जो है आपूर्ति की बेचैनी ही होगी। तो ब्रिटेन में जो है रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे कि यह नील मिल कहाँ से सकता है। अब बात आई भारत में दिलचस्पी की। यहीं से शुरुआत होती है नील की खेती की। देखिए, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी।
तो देखिए 18वीं सदी के आखिरी में जो है दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। तो बंगाल में जो है पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पे छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। अब देखिए बढ़ा कैसे। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यानी कि जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी में बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में जो है बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। और जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी ने नए नए बैंक कर्जा देने के लिए जो है वो तैयार रहती थी। आप समझ सकते हैं कि नील की कितनी इम्पोर्टेंस रही होगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि नील की खेती जो है होती कैसे है। अच्छा, ये आप जो फिगर आउट कर पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी सेना और भारतीय लोग जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये है सेंट डोमिंगो में जो है वो गुलामों की बगावत। आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं नील की खेती होती कैसे है। तो देखिए नील की खेती जो है वो दो मुख्य तरीके थे इसके। एक तो निजी था, एक रैयती। निजी खेती का मतलब क्या था कि बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को जो है काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब समस्या क्या उत्पन्न हुई? समस्या ये उत्पन्न हुई निज खेती में कि जो है बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। तो नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी, ऐसी ज़मीनों पर जहां आबादी जो है पहले ही बहुत ज़्यादा हो। यानी कि यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत में उनके हाथ लग पाते थे। तो नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी और इस तरीके के जो है ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। तो उन्होंने जो है नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। उससे जो है टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। तो मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए जब आप नील की खेती करवाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है मज़दूरों की भी आवश्यकता होगी। तो बड़े बागान के लिए सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। तो मज़दूर की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान जो है धान की खेती में व्यस्त थे। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। ये वाला टर्म्स भी देख लेते हैं। देखिए गुलाम का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। यानी कि गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। अब देखिए बड़े पैमाने पर जो है हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी, है ना। तो क्या होता था, 1 बीघा जो है नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। तो हलों को खरीदना और उनका रख रखाव जो है एक बड़ी समस्या थी। देखिए किसानों को भी तो हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही तो जो है इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जब समय जो है नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय जो है किसानों को भी तो हल बैल चावल की खेती के लिए ज़रूरत होती थी। तो वो जो है हल बैल व्यस्त रहते थे। तो 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकचाते थे और इस व्यवस्था के तहत नील पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी। बाकी जमीन जो है वो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अभी हम रैयती की व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा बात कर लेते हैं बीघा के बारे में। बीघा क्या होता है? देखिए ज़मीन का एक माप है ये, और ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। अब देखिए रैयत की ज़मीन पर नील की खेती, यहीं से विवाद शुरू होगा। धीरे धीरे देखिएगा कैसे जो है नील की खेती जो है आंदोलन यानी कि विद्रोह का स्वरूप ले लेती है। देखिए बात करेंगे अब रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। तो देखिए रैयती व्यवस्था के तहत जो है बागान मालिक रैयतों के साथ यानी कि किसानों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे। तो कई बार वे जो है गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। तो जो अनुबंध यानी कि सट्टा पर दस्तखत कर लेते थे, यानी कि हमारी इतने में डील हो रही है ना।
तो दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। तो कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। तो बगान मालिक जो है वो बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। तो आप देख पा रहे होंगे ये दृश्य देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो ये जो है 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर की नील की खेती जो है इसका है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। अब ये देखिए, ये चित्र ये देख पा रहे होंगे आप। तो ये जो है खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे जो नील के पौधे का गट्ठर आपको दिख रहा होगा, है ना। अब ये देखिए, फिगर आउट किया गया कि नील का उत्पादन होता कैसे है। तो ये देखिए किस प्रकार जो है नील की खेती का पूरा ब्यौरा किया गया है। बताया भी गया है कि नील की खेतियों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र है। ये देखिए कारखाना आप देख पा रहे होंगे, है ना। कारखाना ये जो है, यहाँ पे नील जो है विरंजन किया जाता था नील का। तो ये जो नील था, नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। तो कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वैटस यानी कि हौदा जो बोलते हैं गांव वगैरह में, तो उसमें पहुंचा दिया जाता था और रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। क्या क्या काम था ये भी देख लेते हैं। तो नील के पौधे की से जो है पत्तियों को तोड़कर पहले उसे कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था ताकि उसका कलरिंग निकल आए और उसमें किण्वन की प्रोसेस आए। तो इस हौद को जो है किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। तो जब पौधे किण्वित हो जाते थे यानी फर्मेंट हो जाते थे, यानी कि किण्वित का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को अगर 1-2 दिन रखते हो और उसमें बैक्टीरियल अटैक होता है तो फर्मेंट हो जाता है ना। तो इसमें द्रव के बुलबुले उठने लगते हैं। तो अब सड़ी हुई पत्तियां यानी कि सड़ जाती हैं, तो सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता है और द्रव को यानी कि उसका जो वाटरी एरिया होता है वो जो है द्रव को एक और हौद में छान लिया जाता है और दूसरा हौद जो है पहले हौद के ठीक नीचे होता है। दूसरे हौद में अब क्या होता है, आप देखिए दूसरा हौद जो होता है इसमें घोल को लगातार हिलाया जाता है और पैडलों से खंगाला जाता है। देखिए घोल को हिलाने का काम कर रहा है ये देखिए, है ना। तो लगातार हिलाया जाता है और क्या होता है, चूने का पानी डाला जाता है उसमें और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जमा हो जाती है और ऊपर साफ द्रव निकल आता है। तो द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता है और नीचे जमी नील की गाद जो है वो नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथार कर डाल लिया जाता है और इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता है। फिर क्या होता है, बिक्री के लिए नील तैयार है। तो यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। तो दबाकर सांचों में डाल दी गई नील, ये देखिए ये फिगर आउट हो रहा होगा आपको। ये सांचों में डाल दी गई नील लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर जो है वो टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ये देखिए हौद में जो है घोल को हिलाने का काम कर रहा है। तो देखिए जो किसान जो है पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही ये समझ में आ गया कि ये तो भाई घाटे का सौदा हमने कर लिया, ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला तो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं था। समस्याएं और भी थीं। देखिए बगान मालिक चाहते थे कि किसान जो है अपने सबसे बढ़िया खेत में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये है कि उसकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं। तो वह जो है मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती है और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती। अब देखिए, अब आता है मेन चीज़, ठीक है। ये आया नील विद्रोह और उसके बाद देखिए नील विद्रोह जो है, ये बंगाल का नील विद्रोह जो है वो शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई है। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे तो उन्हें यूरोपीय लोग नील की खेती करने के लिए विवश कर रहे थे, है ना। और नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों द्वारा जो है दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। बात आई 1859 की, ध्यान रखेंगे 1859 में
उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लिया और यहीं से शुरुआत होती है नील विद्रोह की। तो नील विद्रोह की पहली घटना जो है, ध्यान रखेंगे, बंगाल के नदिया जिले के, नोट डाउन कर लेंगे, नदिया जिले के स्थित गोविंदपुर गांव में स्टार्टिंग हुई। कहाँ हुई? गोविंदपुर गांव में स्टार्टिंग हुई 1859 में। तो नील विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम से। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं, इसके नेता कौन कौन थे। तो इसके नेता जो है, स्थायी नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो इसके स्थायी नेता थे, देखिए एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि नील विद्रोह के स्थायी नेता कौन थे, तो ये थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो इनके नेतृत्व में जो है किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। अब देखिए, अब आई बात 1860 में, सभी नील कारखाने बंद हो गए। फिर जो है नील बागान मालिकों पे अत्याचार खुला चित्रण जो है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। फिर 1860 में नील आयोग के सुझाव पर जारी की गई सरकारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया कि रैयतों यानी कि किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। तो आप ये एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि ये जो नील विद्रोह था ना, ये भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। ध्यान रखेंगे, ये जो नील विद्रोह था ये भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। अब आइए देखें बुक में क्या लिखा हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने, देखिए रैयत मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब है सीधा सीधे किसान, ठीक है। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों में हमला करने लगे। औरतें भी अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के लिए यह काम करने वालों सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तो बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्त एजेंट की पिटाई की गई। तो रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों को लठियालों यानी कि लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो नील के किसान जो है वो चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। 1859 में जो है नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारी और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिनमें जो है मुखियाओं से नील के अनुबंधों यानी कि सट्टों पे जो है जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे और जमींदार इस बात से परेशान थी कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन जो है लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। तो नील किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। लेकिन ये जो 1857 की विद्रोह की नींव पड़ी ना, इसका भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप बेस ले सकते हो। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि 1859 में हुआ था और 1857 का विद्रोह 1857 में हुआ था। तो जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की जो है सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इस नोटिस के आधार पर लोगों के पास ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दिया है और ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश
कर रहे थे। देखिए अंग्रेज़ जो है बहुत चालाक होते थे। वे जो है ना विद्रोह को भाँप लेते थे कि ये विद्रोह कैसा रूप ले सकता है और वहीं पे वो चीज़ें जो है स्टॉप कर देते थे। तो उनकी कार्यवाही में किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब देखिए जैसे-जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े-लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की ज़ोर ज़बरदस्ती और अत्याचारी जो है नील व्यवस्था के बारे में लिखा। अब इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। तो नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बना दिया गया और इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने यह भी माना कि रैयतों से कहा इन्होंने कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो देखिए इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बगान मालिक जो हैं बिहार पर ध्यान देने लगे। तो 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे और जब महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर, देखिए बिहार का एक किसान का मैं नाम भी बता दूं, इनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। ये गए लखनऊ और महात्मा गांधी को इन्होंने इनवाइट किया कि ये जो है आके चंपारण का जो विद्रोह है उसे समाप्त करने में हमारी मदद करें। तो ये किसान जो है चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का मौका मिला और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये चंपारण आंदोलन जो है वो हुआ था 1917 में। तो अच्छा एक बात और जान लीजिए कि चंपारण विद्रोह था क्या। चंपारण जो है चंपारण में क्या होता था बिहार के चंपारण में कि 3/20 यानी कि रैयतों को 20 में से 3 भाग में नील की खेती करना उन्होंने कंपलसरी कर दिया था, है ना। तो इसे ये जो चंपारण की 3/20 वाली पद्धति थी ना, इसे हम कहते हैं 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति तो पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में 3 कठिया पद्धति क्या है। तो इसमें जो है किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। तो उन्हें जो है मजबूरन खेती करवाना होता था। तो 1917 में मैंने आपको बताया कि एक स्थानीय कांग्रेसी नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी से लखनऊ में भेंट की और उनसे जो है चंपारण आने का आग्रह किया। तो फिर जो है गांधी को आप तो जानते ही हैं कि गांधी जो है अहिंसावादी हैं। तो उन्होंने अपने अहिंसा का मार्ग अपनाकर आयोग को ये समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया और उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बगान मालिकों को जो है अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों के लौटाने के लिए राजी हो गए। यानी कि गांधी जी जो है अपनी नीति में सफल हो गए। तो चंपारण छोड़ दिया इसके बाद बगान मालिकों ने और इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन का पहला युद्ध सफलतापूर्वक जीत लिया। और यहीं पे देखिए चंपारण सत्याग्रह के जगह पे ही जो है जब ये जीते तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताई हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर का जो है ये देखते हैं क्या है। थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 में नील आयोग के सदस्यों ने से बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरीके से दिए। देखिए WS सीटनकार जो कि नील आयोग के अध्यक्ष थे, क्या अब तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो और अगर नहीं तो किस तरीके के शर्तें जो है खेती करना चाहोगे। हाजी मुल्ला कहते हैं मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले फिर बोलते हैं क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते। हाजी मुल्ला नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा लेकिन नील नहीं उगाऊँगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरेबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। अब आप तस्वीर देख पा रहे होंगे,
बहुत लुभावनी तस्वीर दिख रही है ना। तो ये तस्वीर जो है लबाद की एक पुस्तक से ली गई है। तो ये तस्वीर जो है यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। ये देखिए यहाँ पे हौद बनाई गई है ना, किस प्रकार जो है हौदों में पहले मिलाया जाता है, फिर जो है नीचे वो किया जाता है। तो बाईं सिरे पर जो है आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये देखिए गुलाम मजदूर जो हैं वो सेटलर वॉट में डाल रहे हैं पौधे को, नील के पौधे को। एक और मजदूर जो है एक मशीनी चरखी को गोल घुमा रहा है ना। और क्या हो रहा है, 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भर कर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। और तस्वीर में जो है बीचों बीच बगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों को देख रहा है। ये देखिए, ये जो है ऊंची जगह खड़े होकर सारे जो है बागान लोगों वालों को देख रहा है। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। अब आता है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।